नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो के अंदर अपन बातचीत कर रहे थे आपके अ, दूसरे अध्याय से संबंधित। दूसरे अध्याय की अपन ने लगभग 2 क्लासें ली है और आज अपनी तीसरी क्लास है जिसके अंदर उम्मीद करते हैं कि अपना अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। जल उपलब्धता की समस्या। देखो, विश्व के कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। अलवणीय जल की आपूर्ति का मतलब उनके पास पीने योग्य पानी नहीं है। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम को हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधन का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अभी आप एक चित्र दिया हुआ है, इसको देख लो। यमुना नदी व हितमल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी जो है आपकी, उसके अंदर इस तरीके का वहित मल यानी नालों का जो पानी है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, या फिर औद्योगिक इकाइयों के अंदर जो फैक्ट्रियों का पानी है वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वो अपनी नदी है वो बेचारी प्रदूषित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बता देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से संशोधित वहित मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक करना, पक्का बनाना। देखो, इस तरीके का अपने को करना होगा। नहरों को ठीक करना और पक्का करना। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। अधिक यानी स्प्रिंकलर ये होते हैं ऐसे, स्प्रिंकलर ये इस तरीके के होते हैं भाई, सिंचाई करने के लिए ना, दूर तक जल फेंक देते हैं, फुहारा टाइप है ना। अधिक प्रभाव विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई के इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इसमें कुछ बताना तो था नहीं आपके, क्या कुछ बताना था? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना हुआ है। क्या आप इन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी हुई हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। रेशम जैसी रेशम स्कार्प देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्प देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम रेशम कीटों से प्राप्त होता है। देखो, ध्यान रखना, रेशम जो है वो रेशम कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें उनके विभिन्न उत्पादन प्रदान
अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे अपन जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका रेशम का कीट है जो आपके शहतूत के वृक्ष के ऊपर पाया जाता है जिससे अपने से रेशम प्राप्त होता है। ध्यान रखना, रेशम रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ के ऊपर पाले जाते हैं। ये एक प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है ना। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ये चीज भी अपन 6 क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं कि पारितंत्र क्या होता है। मतलब इस पूरे पर्यावरण में कोई भी जीव एक दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे इनमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणी को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल संग्रहण की सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपिन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद प्रदान करती है, फूलों के प्रांगण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक, देखो ये क्या है, अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। देखो, पर्यावरण के अंदर हर एक चीज की इंपोर्टेंस होती है, चाहे वो आपका गिद्ध हो, चाहे आपका किंगफिशर हो, चाहे ये आपका औषधि पौधा हो। देखो, इस औषधि पौधे के ऊपर कौन निर्भर रह रही है? मधुमक्खी आपकी निर्भर रह रही है। मधुमक्खी आपका शहद बना रही है। शहद किसके काम आ रहा है? मनुष्य के काम आ रहा है। ठीक है, मनुष्य के काम आ रहा है। तो ये इनके बीच का जो संबंध जो होता है इसको बोलते हैं अपन पारितंत्र। ठीक है, और ये जितने भी जीव होते हैं, अपघटकीय जो जीव होते हैं या फिर अपमार्जक जो जीव होते हैं, ये अपने पर्यावरण को संतुलित करते हैं। मुझे एक बात बताइए, कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं, मृत जो जो प्राणी होते हैं, मृत प्राणी होते हैं, उनको खाने के लिए कौन उनको खाता है? उनको खाता है गिद्ध। अगर गिद्ध उनको नहीं खाए तो आप सोचिए इस पर्यावरण पे ऊपर क्या हालत पड़ेगी, पर्यावरण की क्या स्थिति बनेगी। गिद्ध वैसा मना कर दे, वैसा नो, आई एम नॉट ईटिंग दिस प्रोडक्ट, फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना। तो गिद्ध एक प्रकार से अपमार्जक का कार्य करता है और ये उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है पर्यावरण के अंदर। और इस गिद्ध के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको देखो। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डेक्लोफिनेक, एक्सप्रीन अथवा इब्रो इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। ओके ओके ओके। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, यानी ये कोई दवाई है, उसके बाद में एस्ट्रिपन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ नासी से किया जाता था। ठीक है, और इसके अपमार्जन उपरांत गिद्ध की किडनी खराब होने से गिद्ध मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जाए। ओहो हाँ, देखो अपने यहाँ पे गिद्ध मर गए, बहुत कम गिद्ध बचे हैं, अपने को तो दिखते ही नहीं है। मेरे को तो गांव में कई साल हो गए गिद्ध दिखाई नहीं। अब वो गिद्ध मरे क्यों बेचारे? इस कारण से मरे। एक तो ये दवाई क्या नाम है? डिक्लोफिनेक, उसके बाद में एस्ट्रिप्रिन, उसके बाद में इब्रूप्रोफेन जैसे पीड़नाशी से क्या होता है कि गिद्ध जो मरे हुए जानवर हैं उनको खाते हैं तो गिद्ध की किडनी खराब होती है। भाई साहब वो आईफोन ला ही नहीं पाते, ठीक है ना, उनकी किडनी खराब होती है और वो बेचारे मर जाते हैं, और मर जाने के बाद में हमारे पर्यावरण पे ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण में देख लो, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है ना। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी वनस्पति को किया जाता है? सबसे पहले वन में, फिर घास स्थल में, फिर गुल्म तथा टुंड्रा वनस्पति।
ठीक है ना। वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा वनस्पति। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। देखो देखो अपने जो वृक्ष है इनका संबंध सीधा सीधा वर्षा से है। जहाँ भारी वर्षा होगी वहां पे विशाल मात्रा में वृक्ष उगेंगे और जहाँ पे कम वर्षा होगी वहां पे वृक्षों की मात्रा बहुत ही कम होगी, इतने ज्यादा वृक्ष नहीं होंगे, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां और गुल्म पाए जाते हैं। देखो जहां कम वर्षा होती है तो ध्यान रखना, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती है, ठीक है ना। और मोमी सतह वाली होती है, कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। जो शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। और इधर क्या दिया हुआ, वन में अजगर। देखो भाई साहब अजगर वनों में रहता है। ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड ओपन वेयर विल गो व्हेन द रीवन गोइंग। ये भाई साहब पेड़ पौधों से क्या क्या बनता है। बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है कि पेड़ पौधों से सारी चीजें बनती है घर की, इसलिए अपने पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। आगे देखो, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। देखो किसके हस्तक्षेप के कारण, मानव हस्तक्षेप के कारण। देखो जंगलों में बहुत से जीव जंतुओं का निवास स्थान होता है। अगर अपन वहाँ मानवीय हस्तक्षेप हो जाता है, मानव जाके वहाँ पे पेड़ पौधों को काट के ले आता है तो बेचारों का उनका घर नष्ट हो जाता है, वो अपने आवास को नष्ट कर बैठते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवा नाल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो ये जो वनस्पति है इनका कौन नुकसान कर रहा है, इनको कौन नुकसान कर रहा है। एक तो वनोन्मूलन, वन काटे जा रहे हैं। मृदा अपरदन, धीरे धीरे मिट्टी उड़ रही है। निर्माण कार्य, भाई अपने को कोई चीज बनानी है तो अपन वहां जाके पेड़ पौधों को काट देंगे। उसके बाद में चीज आई है दावा नल। दावा नल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग, लगने वाली आग, दावाना। और भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या को बढ़ाना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या। और देखो यहाँ पे सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन है उनकी क्षति हो गई है। ये यहाँ पे सुनामी आने के कारण में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के कारण पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, चतुर्मुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। ध्यान रखना कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर, जैव मंडल निश्चय और हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे ये देखो दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। ये देखो इस तरीके से जंगल में आग लग जाती है, पूरा जंगल जल उठता है। देखो ये पूरा जंगल जल जाता है।
हम्म दावानल देखो इधर देखो, दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। पहला, तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना। देखो बिजली गिरते ही, बिजली गिरने के कारण कोई सूखी वनस्पति होती है वो अचानक जलने लग जाती है और धीरे धीरे आसपास की जितनी वनस्पति है वो जल जाती है। तो ध्यान रखना, दावानल किन कारणों से होती है, तो पहली जो होती है तड़ित झंझा यानी प्राकृतिक बिजली गिरने के कारण। उसके बाद में लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस जनित उष्मा के कारण अग्नि लगाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जंगल में जाते हैं, अग्नि वाली चीजें छोड़ के आ जाते हैं, जिससे जंगल में अग्नि लग जाती है और पूरे जानवर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में स्थानिक लोगों, उद्यमिक और शरारती लोगों के द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। तो इसमें कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं और यहाँ पे आग लगा, शरारती, कुछ शरारती लोग होते हैं जो उसके अंदर आग लगा के छोड़ देते हैं, जिससे पूरे जंगल को नुकसान झेलना पड़ता है। अब इसके निरंतर नियंत्रण के उपाय क्या है? सबसे पहले है शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना। शिक्षण के द्वारा अग्नि लगने से रोकना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जंगल के अंदर आग लग जाती है तो एक एजुकेटेड तरीके से उसको बुझाना चाहिए। उसके बाद में परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी एवं संचार जाल के समन्वित द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। और इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि कहाँ आग लगी है और ताकि उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर काबू पाया जा सके। अगर पूरे जंगल के अंदर आग लग जाती है तो उसको काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, किस कारण आग लगती है और उसके उपाय क्या है, वो भी अपन ने बातचीत कर ली। इतना कितना बड़ा अध्याय है, आपके अभ्यास प्रश्न आ ही नहीं रहे। हाँ, आगे देखो, यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वो विलुप्त हो गए और विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास व अवलोकन कर सके। देखो, मनुष्य ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई लोग अभी भी वर्तमान में शिकार करके ये जो जानवर है इन जानवरों को खा जाते हैं, मार देते हैं या फिर इनकी खालों को बेच देते हैं, क्योंकि मार्केट में इनकी सींग की वैल्यू, इनके दांत की वैल्यू, इनके शरीर की खाल की वैल्यू बहुत अधिक रुपए में बिकती है, करोड़ों में बिकती है। इस कारण अभी भी लोग हैं वो चोरी चुपके इनकी तस्करी करते हैं या इनको नुकसान पहुंचाते हैं या इनको मार देते हैं। देखो, बहुत से देश पक्षियों बहुत से देश जो है पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग को और मोर को मारना अवैध है। कौन कौन सी चीज को? देखो, शेर को नहीं मार सकते, चीते को नहीं मार सकते, हिरण को मार नहीं सकते, सारंग को नहीं मार सकते, मोर को नहीं मार सकते। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी चीज को नहीं मारना चाहिए। ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी जिसका नाम है CITES, द कन्वेंशन, क्या नाम है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीच ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि भाई देखो, देश के स्तर पर कोई किसी भी चीज का शिकार हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज घटना हो रही है तो उस राष्ट्रीय स्तर पर उसका नियंत्रण करना राष्ट्रीय एजेंसी का जिम्मा होता है या राष्ट्रीय एजेंसी का अधिकार होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चीजें होती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी बनती है। तो वहां पे कौन काम करता है? वहां पे काम कर रही है CITES, दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो इस तरीके का काम करती है, कोई भी हिरण वगैरह नहीं मार सकते, की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। देखो, इनका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य का मतलब है कि आपको इनके प्रति दया दिखानी चाहिए और इनके प्रति दयालुता रख करके इनकी रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद में इधर ऊपर दे रखा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र आपका राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर शीतलों का झुंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शब्दावली के अंदर देखो,
जैव मंडलीय निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। देखो नेटवर्क क्षेत्र है की संख्या एक श्रृंखला जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का एक झुंड है। ये देखो यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर आपके क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम के अंदर है। ठीक है ना, और इसी के अंदर काजीरंगा जो फेमस है वो है आपके एक सींग वाला गैंडा। ये अपने कई बार 6 क्लास में भी आया, एक सींग वाला गैंडा। इसके अंदर ये हाथी आपके दिख रहे होंगे, ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है ना, क्या आप जानते हैं दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी पौधा के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड, एलो कुछ उदाहरण है। हम अब ये चीज समझ लो थे आज की CITES जो ये एक तरीके की एक कुछ ऐसे कहें कि एक संस्था मान लो इसको। ठीक है ना, ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में काम करती है और पूरे विश्व में जितने भी देश है उन सबको फोन लगा के पूछती है कि भाई साहब आपके वहाँ पे जो जीव जंतु है वो सुरक्षित है या नहीं है। नहीं है तो हमारे यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करो, हम आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको ठोकेंगे पीटेंगे। ऐसा नहीं है, वो इनको आदेश देती है, इनको बताती है कि इनकी ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए और इसको बचा के रखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत देखो पशुओं की कितनी प्रजातियां रजिस्टर्ड है, 5,000 से ज्यादा, और पौधों की कितनी है, 28,000 प्रजातियां यहाँ पे सुरक्षित हैं। अब आपके आ गए अभ्यास प्रश्न, इनको देख लेते हैं। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? देखो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो जलवायु मुख्य कारक कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका वर्षा की मात्रा। मृदा निर्माण के लिए दो मुख्य जलवायु कारक, वर्षा की मात्रा, भाई अगर बारिश होगी तो मृदा अच्छी तरीके से विकसित होगी। दूसरी बात करें तो दूसरी हो जाएगी अपने आपके वो तापमान। ठीक है, उसके बाद में भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। वनो उन्मूलन पहला, अत्यधिक वर्षा। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है भाई महत्वपूर्ण संसाधन? क्योंकि भूमि पर सभी संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया हो। वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण कानून। उसके बाद जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। पहला बांध, बांध बनाना। दूसरा लिख लो आप
बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है ना, ये बूंद बूंद है सिंचाई। पहला बांध बनाना, दूसरा बूंद बूंद सिंचाई, और तीसरा हो जाएगा आपका बांध बूंद बूंद सिंचाई और भूमिगत भूमिगत जल को बढ़ाना। उसके बाद में आपके अवैध निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण कारक नहीं है? समय है, मृदा का गठन है, लेकिन जैव पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक होती है? तो ये होती है अपनी वेदिका कृषि। और तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। नल का उपयोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। और बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। और खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, नहीं, ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो बल्ब के बाद बिजली वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने प्रकृति प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। नल को बंद कर देना चाहिए, प्रकृति के संरक्षण है। और खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, इसमें अपना ये होगा, क्योंकि इसका प्रकृति के ऊपर कोई निर्भर नहीं, कोई डिपेंड। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब, ठीक है। और मैं उसके बाद में मिलान कीजिए। भूमि उपयोग, ह्यूम्स, चट्टान, बांध, जैव मंडल। देखो, ह्यूम्स, चट्टान और बांध मृदा अपरदन को रोकना। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा क्षेत्र, ये हो जाएगा ये वाला। उसके बाद में भूमि का उत्तरदायी होता है, भूमि की ऊपरी मृदा नीचे जैव पदार्थ ह्यूम्स होता है। और भूमि उपयोग, और ये है 3 नंबर पे, और इसका हो जाएगा अपने यहाँ पे। तो आपके हो गई। उसके बाद में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य और असत्य है? यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, बिल्कुल। उसके बाद भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, यस, सत्य है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसके बीच बीज की फसल जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में कहाँ है? तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहते हैं। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। मानवीय हस्तक्षेप नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्रियाकलाप को छोड़ो, और नेक्स्ट अपन करेंगे आपके तीसरे अध्याय की बातचीत, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। क्या नाम है? खनिज और शक्ति संसाधन।